हेलो एवरीवन। देखिए आज हम चालू कर रहे हैं क्लास नंबर लेकर आए हैं 10th। और इससे पहले हमारी हो गई है 9 क्लासेस हो गई है। और आज हम जो फिजिक्स की क्लास 12th की यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे एनसीईआरटी के बेसिस पे। इसके बाद इसके क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हम बाद में करेंगे। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट डेरिवेशंस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे। तो चलिए आज हम एप्लीकेशन नंबर 1 पढ़ रहे हैं गाउस की। ये गाउस की एप्लीकेशन है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें प्रूव करनी होती है। तो एप्लीकेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखेंगे इसका डायग्राम बनाएंगे अच्छे से। तो हमने एक वायर लिया जिसपे चार्ज जो है आपका उसमें लिखा है कि एक तो स्ट्रेट वायर है, साफ साफ लिखा है, तो और दूसरा उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज है। मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है ऐसे इस तरह से वो फैला हुआ है और नीचे भी है। तो इसमें और अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इससे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। और दूसरी इसकी लंबाई कितनी है, इनफाइनाइट। मतलब ये इधर भी चल रहा है और ये इधर भी चल रहा है। चलो जी, अगर हम देखें कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो इलेक्ट्रिक अगर नीचे भी प्लस है, देखो नीचे भी प्लस होगा, तो ये सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है प्लस से, ये हमें पता है। हम 2-3 लाइनें बना लेते हैं बस। और हमने ये मानो ये प्लस यहाँ था, तो इस तरह से 3 लाइनें बना दी। और ये सब किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये सारा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे सेम टू सेम नीचे भी होगा, तो हम एक तरफ कंसिडर कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आउटवर्ड। अब हमें इससे इस चार्ज जो वायर है, इससे r दूरी पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो हमने क्या किया, जब भी हम गाउस लॉ लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर हमें क्या करना होता है, जितनी भी डिस्टेंस पे जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम वहाँ गाउसियन सरफेस मानते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी होगा तो नीचे भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी होगा तो नीचे भी होगा। इस तरह से सिलेंड्रिकली गाउसियन सरफेस हमने अज्यूम कर ली। ये यहाँ मिल जाएगा और ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास गाउसियन सरफेस आ चुकी है। और गाउसियन सरफेस क्या होती है, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये कोई भी हाइपोथेटिकल सरफेस होती है जो चार्ज को इनक्लोज करती है। अब इस पे चूँकि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वायर है तो उसके लिए हम सरफेस चार्ज वो कौन सी डेंसिटी लेते हैं, देखो हमने वहाँ पे पढ़ा था अभी परसों की क्लास में। तो बताया गया था कि अगर कोई भी वायर है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लैम्बडा। लैम्बडा का मतलब होता है Q/L। ये पूरी हम पढ़ चुके थे। तो इस पे चार्ज फैला हुआ है Q और उसकी लंबाई है L, तो Q/L ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका लैम्बडा हो जाएगा। तो लैम्बडा बराबर क्या, Q/L। Q मान लो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और L लंबाई पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ से Q अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से लिख लेंगे लैम्बडा इंटू L। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो ये रही। इसमें देखो 3 सरफेस हमको दिख रही है, एक सरफेस, दूसरी सरफेस और तीसरी जो हमारे पास सरफेस आ रही है, जो इसमें हम ऐसी कर्व्ड सरफेस जिसको बोलते हैं, उसमें हम एरिया एलिमेंट मान लेते हैं। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर ही है। अब इस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, आउटवर्ड होनी चाहिए और नॉर्मली। तो ये DA वेक्टर है और ये E वेक्टर है। तो थीटा कितना है दोनों के बीच में, 0 डिग्री। हमें क्या करना है, देखो जहाँ भी कर्व ऐसी कर्व सरफेस काफ़ी सारे होंगे एरिया एलिमेंट्स, उसमें हमने एरिया एलिमेंट माना। और चूंकि DA हमेशा आउटवर्ड होता है और नॉर्मल होता है तो हमने ऊपर दिखाया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस के कारण बाहर की तरफ ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री। ऐसे देखो ये सरफेस है हमारे पास, जैसे कि ये हाथ है हमारा, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड। अगर इस तरफ है तो आउटवर्ड, इस तरफ है तो आउटवर्ड, इस तरफ है तो इधर की तरफ। तो हमने कहा कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो कैसे होगा, इस तरह से DA वेक्टर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है हमारा, ऊपर की तरफ, तो कितना एंगल दिख रहा है E और DA के बीच में, 90 डिग्री। अच्छा, सेम प्रोसेस से इधर देख लेते हैं हम। ऐसे ही देखो ये सरफेस नंबर 1 है, तो इसमें भी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेना होता है हमको। DA वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऊपर है, तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो अब हमने देखा कि किसी भी वायर के कारण r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो हमने एक गाउसियन सरफेस को अज्यूम किया और उसमें देखा कि उसमें 3 सरफेस है, 2 तो ऐसी है और एक कर्व सरफेस है, जिसमें हमने एरिया एलिमेंट मान के DA वेक्टर ये दोनों के बीच में, तीनों के बीच में हमने एंगल को दिखा दिया। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। अब सॉल्व करना कैसे होता है, सॉल्व के लिए देखो मैंने कौन सा बताया था कि फाई को 2 बार लगाना। एक तो फाई की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है,
ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। एक तो हम इसको लगाएंगे, एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं, तीनों चारों एप्लीकेशन में हम यही काम करेंगे। फिर हम एक लगाते हैं किससे, गाउस लॉ से। गाउस ने क्या बोला था, समेशन ऑफ क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 2। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे और उससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। इस तरह से हम इस प्रोसेस को करेंगे। चलो चालू करते हैं हम इसको। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख ही लिया है, सरफेस 1 2 3 हमें पता ही है, तो सरफेस 1 2 3 का याद रखना भाई। तो चलो पहले तो हम लिखते हैं टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहे हैं हम, वो लिख रहे हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और वो क्या होता है, फाई बराबर सरफेस 1 है हमारे पास, सरफेस 2 थी, सरफेस 3 थी, और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। चलो इसको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। सरफेस 1 के लिए प्लस सरफेस 2 के लिए प्लस सरफेस 3 के लिए। तो पहले अलग अलग लिख देते हैं भाई, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हमने यहाँ तक लिख दिया, ओके। अब देखो सरफेस 1 कौन सी थी हमारी, ये वाली सरफेस 1 थी, और ये जो थी ये सरफेस 2 थी, और ये जो थी वो सरफेस 3 थी। और हमने देखा था यहाँ डी ए इसका ऐसे था और इलेक्ट्रिक ऐसे था, थीटा मतलब कितना था 90। इसमें भी थीटा कितना था 90, क्योंकि ये डी ए इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर था। इसमें ई और डी ए दोनों एक डायरेक्शन में थे, इसलिए थीटा 0 डिग्री। तो हमें थीटा को शो करना है, तो करें सरफेस 1 के लिए पहले तो डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, हमें पता है ये, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। उस फॉर्मूले से हम इसको बोल रहे हैं अब। चलो ई डी ए कॉस थीटा, तो सरफेस 1 के लिए थीटा कितना था, सरफेस 1 के लिए 90 था, प्लस सरफेस 2 के लिए, देखो यहाँ सरफेस 1 लिख रखा है मैंने, सरफेस 2 के लिए ई डी ए उसके लिए भी 90 था। देखो मैंने छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाया है, और अभी हमने डायग्राम पूरा समझा था इसको। प्लस सरफेस 3 के लिए कितना है, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। देखो ये जो दोनों एक डायरेक्शन में थे, कॉस 90 कितना होता है 0, और 0 को किसी से भी गुणा करो कितना आएगा 0। चलो एक बार और लिख लेते हैं, ई डी ए इंटू 0 प्लस सरफेस नंबर 2 ई डी ए इंटू 0 प्लस सरफेस नंबर 3 ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारे पास देखा कि 0 को करने पर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो हमारे पास ये सब फाई चल रहा है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, हट गया, ये हट गया, यही बचा। तो कितना बचा सरफेस 3 के लिए, वो बचा ई इंटू डी ए। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस नंबर 3 के हर एक पॉइंट पे सेम होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए वो बाहर आ जाएगा और डी ए बच जाएगा। अच्छा अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो कर्व सरफेस होता है सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी कर्व सरफेस की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है 2 पाई आर इंटू एल। ये हमारे पास कर्व सरफेस की वैल्यू होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, डी ए की जगह क्या रख रहे हैं, ई इंटू 2 पाई आर एल रख रहे हैं, समीकरण नंबर 1। तो ये हमने फ्लक्स की डेफिनेशन से इक्वेशन 1 बना ली है। अब जो हम बनाएंगे फ्लक्स को वो बनाएंगे गाउस लॉ से। तो हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। समीकरण 1 आ चुकी है हमारी, तो हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। गाउस के नियम के अनुसार कुल फ्लक्स। तो देखो गाउस ने बोला कि समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, और हमने अभी भी देखा उसके पूरे पास चार्ज कितना फैला हुआ है एफ क्यू, और उसकी वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट। चूँकि हमने ये भी देखा कि लैम्बडा बराबर क्या होता है क्यू बाई एल, तो यहाँ से क्यू कितना है लैम्बडा एल, तो हमने ये निकाल के यहाँ रख दिया। क्यू की जगह क्या रख रहे हैं हम, लैम्बडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, देखो ये भी फाई है वो भी फाई है, तो चलो वहाँ से उठाते हैं। ई इंटू में 2 पाई आर एल बराबर, इधर फाई की वैल्यू क्या है लैम्बडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ से एल कट जाएगा, हमारे पास साफ साफ दिख रहा है हमको, ये एल से एल कटा, 2 पाई आर को नीचे भेज दें, तो ई बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे को कुछ लगभग ऐसा लग रहा है कि 2 पाई में अगर 2 और होता
तो ये हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे भी 2 से गुणा और ऊपर भी 2 से गुणा कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं के में इसको बनाना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो आएगा, अब देखो क्या आ जाएगा, ऊपर तो हो गया 2 लैम्बडा क्योंकि 2 से गुणा कर देंगे, और नीचे हो गया 4, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 पाई, और मैं एप्सिलॉन को इसके पास रख लेता हूँ और आर को दूर। और हमें ये पता है कि के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हो गया हमारे पास 2 के आ गया इसकी जगह लैम्बडा अपॉन आर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है जो कि इसने पूछी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 के लैम्बडा अपॉन आर। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकाल दी है वो निकाल दी है 2 के लैम्बडा अपॉन में आर। ये पूरा प्रूफ कर दिया हमने। इसको देख के हमें पता चल रहा है कि के तो फिक्स है, लैम्बडा फिक्स है, तो ये आर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका ई वर्सेस जो आर का ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, मतलब आर के बढ़ने से ई घटेगा। ये हमारा ग्राफ भी हो गया है। दूसरा, अगर मान लो लैम्बडा पॉजिटिव है, अगर हमसे यहाँ पूछा जाए जैसे इस लैम्बडा की वैल्यू है और लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0 है या लैम्बडा लेस देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो लैम्बडा की वैल्यू होगी प्लस में आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी आउटवर्ड। और अगर ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो अगर ये प्लस है चार्ज वायर तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, लेकिन अगर ये माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाती, इनवर्ड। तो इसलिए उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लॉन्ग वायर के कारण उसकी वैल्यू होती है 2 के लैम्बडा अपॉन आर, ग्राफ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इस तरह से हमने ये पूरा देख लिया। चलो अब हम पढ़ते हैं गाउस लॉ की एप्लीकेशन नंबर 2। देखो एप्लीकेशन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं अब, और ये गाउस की एप्लीकेशन नंबर 2 है। हमारे पास दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। सेल का मतलब है कोई भी हॉलो स्फीयर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे इसका। और डायग्राम किस तरह से बनेगा, सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्फीयर बनाया जिसकी रेडियस कितनी मान ली हमने आर मान ली है, और उसको प्लस क्यू चार्ज दिया। जैसे ही हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो जो चार्ज दिया वो उसकी सरफेस पे जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये लो भाई, ये हो गया क्योंकि हमने प्लस क्यू चार्ज इस स्फीयर को दिया है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो हमें ये याद रखना है। अच्छा, अब हम चूंकि देखो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, हम इसके अंदर एक पॉइंट हम यहाँ ले लें, एक पॉइंट हम सरफेस पे ले लें, और एक पॉइंट हम अंदर ले लें, मतलब आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं आउटसाइड। तो इसके अंदर पहला ही पॉइंट हमारा क्या है, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, सॉरी SHE डबल वाल है ना, आउटसाइड द सेल मतलब गोलीय कोश के बाहर। तो जहाँ पे भी निकालना है वहाँ P पॉइंट मान लिया और उसको हमने इस पॉइंट से मिला दिया, इसका नाम है O, और इसको इस तरह से मिलाया। इसकी जो यहाँ से दूरी है उसको हमने R मान लिया। अच्छा, अब ये देखने से ही पता है कि ये जो R है वो इस R से ज़्यादा ही होगा, तो R इज़ ग्रेटर देन R केस की हम बात कर रहे हैं अब। अच्छा, ये भी हमें समझ आ गया है। अब हम लगाते हैं इसमें गाउस का कॉन्सेप्ट। गाउस ने बोला जिस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके चारों तरफ एक सबसे पहले गाउसियन सरफेस मानेंगे। तो हमने एक गाउसियन सरफेस मान ली, ये हमारे पास गाउसियन सरफेस हो गई है। ये गोला सही बन जाएगा इस तरह से। अच्छा, जैसे ही हम गाउसियन, ये क्या है यहाँ पर गाउसियन सरफेस। अब गाउसियन सरफेस मानने के बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरिया एलिमेंट्स मान लेंगे। ऐसे काफ़ी सारे एरिया एलिमेंट से बना है गाउसियन सरफेस, और जो एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड होती है और नॉन परपेंडिकुलर होती है। तो हमने देखा कि DA वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है सरफेस, इसके अंदर ही तो चार्ज है ये, तो ये इसके कारण प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, बाहर। अब E भी इधर है, DA भी इधर है, तो थीटा दोनों के बीच में कितना है, 0 डिग्री। तो हम इस तरह से निकालेंगे। अब हमें कौन सा बिल्कुल सेम रखना है, एक बार फ्लक्स वाला एक बार गाउस वाला लगाते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे हम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो भी किससे लिख रहे हैं हम, फ्लक्स की डेफिनेशन से। तो फाई बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। तो हमें तो यहाँ निकालना है,
तो हम पहले इसको खोल देते हैं ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है, 0 डिग्री। हमें साफ दिख रहा है यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अच्छा, अगर दोनों 0 डिग्री है तो कॉस 0 तो 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई इंटू डी। और ई देखो यहाँ से जितने भी एरिया एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट सब स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर दूरी पर होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर है तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, तो ये डी रह गया अंदर। अच्छा, डी ए का मतलब है इन सबको जब मिला देंगे, हम इन सबको मिला देंगे इन एरिया एलिमेंट्स को, तो एक स्पेयर बनेगा, और स्पेयर का एरिया कितना होता है, जो डी होगा वो हो जाएगा 4 पाई, और रेडियस क्या मानिए स्मॉल आर का स्क्वायर। तो हम यहाँ रख देंगे ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, और ये क्या आ गया है 5। इक्वेशन नंबर 1 ये किससे बनाया हमने, फ्लक्स की डेफिनेशन से। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम वही गाउस लॉ से निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहे हैं, बट अब ये इस बार किससे लिख रहे हैं हम, गाउस के एप्लीकेशन से। तो उसने बोला था कि समेशन ऑफ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इस बंद सरफेस जो है, इस बंद सरफेस के अंदर चार्ज कितना फैला हुआ है, ये जो प्लस क्यू है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, प्लस क्यू की जगह क्यू लिख दिया, ये लो, और ये 5 आ गया हमारे पास। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं हमको। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को जैसे बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई इंटू, हम यहाँ लिख देते हैं, चलो डायग्राम हटा देते हैं एक तरफ, आउटसाइड तो हम समझ ही गए पूरा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो समीकरण 1 और 2 को लेंगे, दोनों ही 5 के बराबर है, तो ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर बराबर में क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे भेज दो, तो क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को दिखते ही समझ आ जाना चाहिए कि के दिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगली स्टेप में हम क्या कर देते हैं कि क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ और आर स्क्वायर को एक तरफ, क्योंकि के की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो जैसे ही हम ये के की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू बटा आर का स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा गया था आउटसाइड द सेल, उसकी वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, के क्यू बटा आर का स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है कि अगर क्यू पॉजिटिव होगा, देखो अभी हमने देखा जैसे ये प्लस दिया था तो ये प्लस था, तो प्लस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बाहर की तरफ था, अगर ये माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता। तो इसी बेसिस पे हमने देखा कि अगर क्यू ग्रेटर देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, आउटवर्ड होगा, और अगर क्यू लेस देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इनवर्ड होगा। ये बात समझ आएगी होगी कि भाई अगर ये प्लस 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 होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड ही होता, ये लो, अगर माइनस माइनस होता गोले पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हो जाता। तो ये क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से हमने बताया। तो ये आउटसाइड द सेल जो होगा ई की वैल्यू वो कितनी आ गई हमारे पास, के क्यू बटा आर का स्क्वायर, ये है हमारे पास आउटसाइड में वैल्यू। अच्छा, इसको हम अलग तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखो ये हमारे पास बोर्ड के हिसाब से तो आ चुका है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें तो कोई गलत नहीं है। जैसे हमारे पास आउटसाइड कितना है, के क्यू बटा आर का स्क्वायर, तो आउटसाइड एक बार वापस लिख लेते हैं, के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, इन सबको हटा देते हैं, के क्यू बटा आर का स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमारे पास स्फीयर था ये, और हमने जो इसकी रेडियस मानी थी वो थी आर, और चार्ज दिया था क्यू, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, क्यू बटा ए, और क्यू बटा ए है मतलब इसका एरिया हो जाता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो ये बात सही है। तो यहाँ से क्यू कितना आया, तो यहाँ से क्यू आ जाता, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा इंटू ए, और ए की वैल्यू तो हमें पता है 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, आउटसाइड निकाल रहे हैं हम, मतलब ये नोट पॉइंट है हमारा। अगर हम एक्स्ट्रा में देखें तो ई आउट, इस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, के अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू की जगह वो वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अच्छा, के को भी लिख सकते हैं हम क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से कुछ चीज़ें कट जाएगी हमारे पास, और कौन कौन सी चीज़ें कट जाएगी, कटेगी 4 पाई कट गया है। तो ये हमारे पास ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिग्मा इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, मतलब सिग्मा इंटू आर बटा स्मॉल आर का स्क्वायर। ये आउटसाइड इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कैपिटल आर कौन सी रेडियस है, जो स्फीयर की है, और स्मॉल आर जहाँ पर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, जो कि आउटसाइड था पॉइंट।
तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इस तरह से भी निकाल सकते हैं। बाकी हमें आउटसाइड तो हमें याद ही रखना है कितना होता है, के क्यू बटा आर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को कहाँ पे ले आएंगे, सरफेस पे, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। तो देखो अगर हम आउटसाइड निकाल चुके हैं तो सरफेस पे हम सीधा भी निकाल सकते हैं कि स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख के भी। देखते हैं कैसे। अब देखो, अब हम निकालते हैं सरफेस पे, क्योंकि हम आउटसाइड तो निकाल ही चुके हैं। तो जब हम सरफेस पे निकाल रहे होंगे, इसका दूसरा नाम ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। और सरफेस का क्या मतलब है भाई, सतह पर निकाल रहे हैं, इसका मतलब इस बार जो आर है वो आर के बराबर हो जाएगा। तो वैसे तो हम सीधा ही रख सकते हैं कि के क्यू बटा आर जो स्क्वायर आया था उसमें आर की जगह आर रख देंगे, बट हम देख लेते हैं एक बार। भाई इस बार स्पेयर ऐसे ही था हमारे पास, इसको प्लस क्यू दिया था, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और यहाँ पे जो आर है वही स्मॉल कैपिटल आर के बराबर भी हो चुका है, ये लो। तो हम वही फाई की जो डेफिनेशन थी हमारे पास वो क्या थी, एक तो फ्लक्स वाली थी, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ पर इस बार एलिमेंट पे एलिमेंट मान लेंगे, वही डी ए वेक्टर हो जाएगा और वही ई वेक्टर हो जाएगा, थीटा वही 0 डिग्री हो जाएगा। तो मैं एक लाइन में कर देता हूँ इसको, तो क्योंकि हम सीधा ही करना है एग्जाम में, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और ये डी ए अंदर रह जाएगा। और डी ए की वैल्यू हम अभी अभी निकाल के आए 4 पाई, उसमें स्मॉल लिखा था, इसमें कैपिटल आर स्क्वायर लिख देंगे। एक फाई हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे गाउस से, समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ए की क्यू ही फैला हुआ है, तो ये लो समीकरण नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से तो हमने देखा वो आया ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको नीचे भेज देंगे, तो ये आ जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, और ये 1 के बन जाएगा, तो के क्यू बटा कैपिटल आर का स्क्वायर, ये सरफेस पे आ गया। तो देखो उस आउटसाइड जब हमने निकाला था तो स्मॉल आर आ था, और जब हम सरफेस पे निकाल रहे हैं तो स्मॉल आर की जगह सिर्फ कैपिटल। एग्जाम में हम सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लिखेंगे कि आउटसाइड स्मॉल आर का है और सरफेस पे क्या रख देंगे, आर बराबर आर, बट मैंने पूरा प्रूफ करके बता दिया। इसको हम सिग्मा की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो, क्योंकि यहाँ से हमें ये तो पता चल चुका है कि सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं हम, ये हम अच्छे से जान गए हम। अच्छा, दूसरी बात, क्यू और सिग्मा और एरिया कितना होता है इस गोले का, और वो हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो बस यहाँ पुट कर देंगे इस क्यूब की जगह, तो रखेंगे भाई उसके अंदर ही रखेंगे ई बराबर, चलो ई बराबर के की वैल्यू भी रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की कितनी है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। देखो कैपिटल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, तो सिर्फ क्या बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये किस पर आ गया, सरफेस पे। तो देखो सरफेस पे हमारे पास बेस से तो फॉर्मूला है के क्यू बटा आर का स्क्वायर, उसी का यूज करते हुए हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी निकाल दिया है सरफेस पर। अब हमें क्या करना है, अगले केस, एक और केस रह गया है जिसमें हम क्या करेंगे, एक पॉइंट और लेंगे और उसको क्या कर देंगे, अंदर की तरफ ले जाएंगे, और इस बार जो आर होगा वो यहाँ हो जाएगा, और इस केस में जो केस बनेगा वो हो जाएगा इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सेल। तो इनसाइड द सेल करना है हमें, और इस बार जो आर की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो वैसे तो आंसर हमें पता है, क्योंकि अंदर चार्ज 0 होगा, जैसे ही चार्ज 0 होगा तो फिर इसको जब बराबर कर रहे होंगे तो ये 0, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है। लेकिन हम इसको प्रूव कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें बोर्ड में तो दिखाना पड़ेगा। चलो भाई डायग्राम बनाएंगे वापस से। डायग्राम कैसे बनेगा, वही हमने स्पेयर लिया, उसको प्लस क्यू चार्ज दिया, जैसे ही हम उसको प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, अब इस बार इसकी जो रेडियस थे हमने वो तो कैपिटल आर मानी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमें चलना है, इनसाइड द सेल। तो हमने अंदर एक पॉइंट माना पी, और उसको इससे मिला दिया, तो वो आर दूरी पर था, और इसके चारों तरफ गाउसियन सरफेस बना लिया जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो यहाँ से हमने देखा कि अंदर तो चार्ज कितना है, क्यू इनसाइड कितना है, 0। भाई अंदर तो चार्ज 0 होता है, तो फाई अगर हम देखें सीधा लिखें तो फाई का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। मान लो ये समीकरण 1 है। फिर जब इसको हम बराबर करेंगे तो हम करेंगे क्यू इनसाइड कितना चार्ज है बटा एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस से, ये फ्लक्स की डेफिनेशन से। तो हम देखेंगे कि जो ई इंटू ये जो डी ए आएगा लास्ट में, और ये तो 0 है, तो बराबर ई इंटू ये चाहे कितना ही रहे,
ये पूरी वैल्यू 0 हो गई है। तो इसकी वजह से जो ई इनसाइड आएगा तो 0 बटा कुछ भी हो तो आंसर कितना आएगा 0। तो इनसाइड द सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है 0। तो हमने देखा कि आउटसाइड क्या है, सरफेस पे क्या है और इनसाइड क्या है। तो आउटसाइड में क्या था के क्यू बटा स्मॉल आर का स्क्वायर, और सरफेस पे क्या है स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, के क्यू बटा कैपिटल आर का स्क्वायर। और थर्ड है इनसाइड, इनसाइड 0 क्यों है क्योंकि अंदर चार्ज 0 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं एक। देखो ग्राफ बनाएंगे हम, तो E वर्सेस R का ही ग्राफ है। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया कि R बराबर R है, और अगर मैं इधर चलता हूँ तो ये तो R ग्रेटर देन R को शो करेगा, और अगर मैं इधर आता हूँ वापस तो ये R लेस देन R को शो करेगा। अच्छा, अगर हम एक बार सारे फॉर्मूले को लिखें तो आउटसाइड कितना आया था हमारे पास के क्यू बटा स्मॉल आर का स्क्वायर, सरफेस पे कितना आया था, सरफेस पे आया था के क्यू बटा कैपिटल आर का स्क्वायर, और इनसाइड कितना आया था 0। ये हमने देखा था स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं R बराबर R पे, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है, ये तो R पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। तो हमने क्या किया, एक लाइन खींची ऐसे, और ये जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही है, और ये जो लाइन है वो R को दिखा रही है, मतलब इधर चलने पर R है और इधर चलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अगर मैं R से ज़्यादा जाता हूँ, मतलब मैं आउटसाइड की बात करूँ, क्योंकि ये R इज ग्रेटर देन R का ही केस था, तो आउटसाइड केस में तो ये R पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है 1/r का स्क्वायर, और इसका मतलब है R से कम मतलब इनसाइड, और इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, तो लाइन ही नहीं बनेगी। और ये जो है सर यहाँ पर R बराबर R पर मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना होगा वो हम मिला के बता देते हैं, और वो मैक्सिमम होगा सरफेस बराबर के क्यू कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये इसका ग्राफ होगा। तो हमने देखा स्फेरिकल सेल के अंदर आउटसाइड ये होता है, सरफेस पे ये होता है, इनसाइड ये होता है, और इसका ग्राफ ये होता है। और इस तरह से हमने उसकी एप्लीकेशन नंबर 2 पूरी प्रूफ कर ली है। अब हमारे पास बचती है लास्ट एप्लीकेशन, तो उसे स्टार्ट करते हैं। देखो अब लास्ट हमारे पास एप्लीकेशन बची है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण। तो चलो इसको भी करते हैं अच्छे से। प्लेन शीट के कारण हमसे पूछा जा रहा है, तो हम सबसे पहले एक प्लेन शीट बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एक प्लेन शीट बनाई, और ये हमारे पास प्लेन शीट आ गई। इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्वेश्चन में कहा है, तो हमने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अच्छा, प्लेन शीट के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिग्मा का। चलो भाई, अब हमने क्या किया, यहाँ से चलो इसके सेंटर पॉइंट से हमने एक पॉइंट माना R, और R बिंदु, R पॉइंट पर हमने एक P पॉइंट मान लिया, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अच्छा जी, ऐसे ही सेम टू सेम क्या होगा, क्योंकि ये तो इधर भी है तो ये इधर भी पॉइंट होगा, तो हमने एक पॉइंट इधर भी मान लिया, और ये भी कितनी दूरी पर है R। अब हम क्या करते हैं, जिसके पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसके चारों तरफ एक गाउसियन सरफेस मानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के चारों तरफ गाउसियन सरफेस मानते हैं। तो गाउसियन सरफेस हम सिलेंड्रिकल मान लेते हैं, क्योंकि वो ये इधर भी है, तो ये ऐसे आ गया, और ये इस तरह से ये आ गया, और ये इस तरह से आ गया, और ये चलो भाई यहाँ पे आ गया हमारे समझ। सेम प्रोसेस ये इधर भी होगा बीच में। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, प्लस वाली साइड है, तो इस पे अगर इस सरफेस पे देखें, जैसे ये सरफेस है मान लो, ये सरफेस है मान लो, और एक सरफेस हम चलो ये मान लेते हैं जो कि इसका कर्व सरफेस एरिया है, तो इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2, और इस सरफेस को 3 बोल देता हूँ। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस वाली सरफेस पे, क्योंकि प्लेट ऐसे रखी है तो ऐसे आउटवर्ड होगा, प्लस के आउटवर्ड रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये हो गया। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस पे भी आउटवर्ड होगा, ये लो। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तीसरी वाली सरफेस पे, इस पे तो ऐसे ही जाएगा, क्योंकि प्लेट भाई प्लस तो ऐसे है ना हमारे पास, तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो वो तो ऐसे ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, वो इस डायरेक्शन में ही होगा। अब हमें चाहिए डीए वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया एलिमेंट्स की डायरेक्शन, तो वो कैसे निकालेंगे हम। तो देखो सरफेस डीए है, तो डीए का मतलब होता है एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर का मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इस सरफेस से जो डीए होगा वो हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड है ना,
और ऐसे ही इसमें कैसे होगा, इसमें भी आउटवर्ड होगा ऐसे। इसमें कैसे होगा, ये वाली सरफेस की बात करें अगर हम तीसरी, तो इसका आउटवर्ड किधर होगा, नीचे की तरफ, इधर नहीं आउटवर्ड, और दूसरा परपेंडिकुलर है, तो ये इसका डी ए हो गया। अब ई और डी ए के बीच में एंगल लिख देंगे हम सारा, ये एक ही डायरेक्शन में इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री है, ये भी एक डायरेक्शन में तो यहाँ पे भी थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री, यहाँ थीटा कितना है 90 डिग्री। तो ये सब हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम वही कैलकुलेशन वाला पार्ट है हमारे पास। तो पहले तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगाएंगे, तो फाई बराबर क्या होता है भाई, सरफेस 1 2 3, सरफेस 1 सरफेस 2 सरफेस 3, वही ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लगा देंगे। तो अलग अलग कर लेते हैं, वही सरफेस 1 जिसमें ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, प्लस सरफेस 2 जिसमें ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, प्लस सरफेस 3 जिसमें ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है। अब हमारे सारे एंगल्स को वहाँ पे पुट कर देंगे। सरफेस 1 में बताओ कितना एंगल बन रहा है, देखो सरफेस 1 ये है, डी बराबर 0 डिग्री है, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, प्लस सरफेस 1 की बात है ये सरफेस 2 की बात है, सरफेस 2 में भी देखो कितना एंगल बन रहा है, डी ए थीटा 0, तो यहाँ लिख देंगे ई डी ए कॉस 0 डिग्री, प्लस सरफेस 3 में बताओ तो ई डी ए कॉस 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है सरफेस 3 में कितना बन रहा है 90 डिग्री। अब कॉस 0 तो 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, तो ये तो कट जाएगा पूरा, और क्या बच जाएगा ई डी ए प्लस ई डी ए, और ये जो भी है सरफेस है हमारे पास चल ही रहा है, सरफेस 1 और सरफेस 2, और ये कितना है 0, क्योंकि 0 को किसी से भी गुणा करो आंसर कितना आएगा 0। अच्छा ई तो सबके लिए, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होने वाला है, इसलिए कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे हम, ई डी ए प्लस ई डी ए, और हमने जो डी ए माना है, डी ए जो माना है हमने उसको हम क्या कह देते हैं, जैसे सरफेस 1 और 2 की बात हो रही है तो इसके जो डी ए था इस सरफेस 1 और 2 को उसको हमने ए बोल दिया है, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी जो भी इसका होगा एरिया उसको क्या बोल देते हैं ए। तो जहाँ पे भी डी ए आ रहा है वहाँ ए रख देता है, तो मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास ई ए प्लस ई ए बराबर कितना 2 ए, इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास पूरा आ गया। अब हम ये तो फ्लक्स की डेफिनेशन से बनाया हमने पूरा, अब हम एक फाई जो बनाते हैं वो गाउस की एप्लीकेशन से भी बनाते हैं। चलो भाई उसको भी निकालते हैं, फिर हम इसको तो हटा देते हैं, डायग्राम को समझ आ गया हमको अच्छे से। अगर हमसे पूछा जाए टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, तो हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू, ये जो हम लिखते हैं पहली वाली वो फ्लक्स की डेफिनेशन से लिखते हैं जिसका फॉर्मूला ये होता है, और जो दूसरा लिखते हैं वो लिखते हैं गाउस के लॉ से, तो वो क्या होता है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू मतलब हमारे पास क्या है, क्यू ही तो था बस एप्सिलॉन नॉट, और हमें ये भी पता है कि सिग्मा बराबर जो होता है वो क्यू बटा ए होता है, तो क्यू बराबर कितना हुआ सिग्मा इंटू ए, तो ये हमारे पास हुआ। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, फाई बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो वहाँ से उठाएंगे, तो देखो वो भी फाई है ये भी फाई है, तो 2 ए बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ए से तो कट जाएगा, फिर अगर ए से कट गया तो ये देखो ई की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये आर पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब सिग्मा पे है, अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 है तो वही प्लस होगा, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा आउटवर्ड होगा, ये तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। और अगर सिग्मा की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा इनवर्ड होगा, अंदर की ओर होगा। ये समझ आ गया होगा। ये ऐसी बात है कि जैसे इस पे प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है आउटवर्ड, अगर इस पे माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है इनवर्ड। ये बात का मतलब ये है, ये सिग्मा ग्रेटर देन 0 को बताता है, ये सिग्मा लेस देन 0 को बताता है। तो हमने देखा कि सिग्मा की जो वैल्यू आ गई है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई है पूरे डेरिवेशंस के लिए प्लेन शीट के लिए, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई, और ये आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। और अगर आर पे डिपेंड नहीं कर रही है तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। मतलब जो इसका जो ग्राफ होगा ई वर्सेज आर का वो कैसे आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन का, मतलब आर को बढ़ाने से ई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ग्राफ हो गया। तो इस तरह से हमने गाउस की जो एनसीईआरटी में हमें 3 एप्लीकेशन दे रखी है वो पूरी तरह से हमने पढ़ ली है। लेकिन अब इसका यूज हम यूनिट नंबर 2 में करेंगे, तो हम एक नोट डाल के एक टॉपिक और लिख लेते हैं ताकि हमें जब कैपेसिटर पढ़े तब हमें वो कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलो नोट को पढ़ते हैं।
देखो नोट पॉइंट पे हम पढ़ रहे हैं कि हमने एक जो प्लेन सीट था उसके कारण तो निकाल लिया था भाई, अभी अभी हमने निकाला कि अगर एक प्लेन सीट है, जैसे ये प्लेन सीट है और इस पे प्लस प्लस फैरा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर दो प्लेन सीट अगर हमारे पास है, तो माना कि ये सेम नेचर की है, अभी सेम नेचर वाली प्लेट है, समान प्रकृति का आवेश दोनों पर है, तो हम कैसे करेंगे, देखो जैसे एक प्लेन सीट है और इस पे जो चार्ज फैला है वो प्लस है, ये सीट नंबर 1 है, और ये जो दूसरी है वो भी सीट नंबर 2, वो सीट नंबर 2 है। और इस पे सेम नेचर का मतलब इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस। और चूंकि सीट है तो सीट के लिए हम यूज करते हैं सिग्मा, तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसके लिए सिग्मा 2। अब मान लेते हैं कि सिग्मा 1 की वैल्यू जो है सिग्मा 2 से ज़्यादा है, तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, जिसको मैं ए बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर और इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया? अगर दो प्लेन सीट है और दोनों पे समान नेचर का सेम नेचर का चार्ज फैला हुआ है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमसे पूछी जाए, जैसे बिटवीन प्लेट्स पूछे जाए या आउटसाइड द प्लेट पूछी जाए ए और सी पर, तो कितना होगा। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, देखो हम सबसे पहले प्लेन सीट को 1 को कंसीडर करते हैं, इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इस पे डायरेक्शन बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमें पता है प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड मतलब वो ये वाली सीट है वो इसको इधर धक्का मारेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, उसको मैं 1 बोल देता हूँ, तो वो इस तरह से होगा। अब चूंकि दूसरी प्लेट भी रखी हुई है तो वो भी इसको क्या करेगी, आउटवर्ड की तरफ धक्का मारेगी, ये लो E2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस से देखो सी पॉइंट पे भी चलते हैं, सी ये वाली प्लेट किधर धक्का मारेगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड बोले तो ये रहा E1, और ये वाली सीट किधर धक्का मारेगी इसको, ये E2। तो ये E1 और E2 आ चुका है हमारे पास। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है बी पर, तो देखो ये वाली जो है वो इसको आउटवर्ड मतलब इधर की तरफ E1, और ये वाली जो है वो इसको इधर की तरफ धक्का मारेगी, ये लो E2। तो मेरे को लगता है डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो समझ आ गई होगी, क्योंकि इसके बाद तो सिंपल है। दोबारा देखेंगे, ए पॉइंट पर इसने भी आउटवर्ड, उसने भी आउटवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में। सी पॉइंट पर इसने भी आउटवर्ड, इसने भी आउटवर्ड, सेम डायरेक्शन में। बी पॉइंट पर इसने तो इधर और इसने इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें बताना है कि ए पर, बी पर, सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस केस के लिए। तो हम पहले ए पे निकालेंगे, फिर बी पर और फिर सी पर। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ इन ए पॉइंट पर, इन अ रीजन ऑफ ए। तो ई नेट क्या होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में से दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो E1 प्लस E2 जोड़ देंगे हम। जो ई नेट होगा वो होगा E1 प्लस E2। और हमने अभी अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सीट के कारण कितना होता है, E बराबर कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पूरा प्रूव करके आए हम अभी। तो एक फर्स्ट के कारण क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड के कारण कितना जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन ले ले तो अंदर क्या बच जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ए पर। ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि बी पर कितना होगा इन अ रीजन ऑफ बी, तो बी पे कैसे निकालेंगे। देखो बी के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और हमने सिग्मा 1 को ज़्यादा मान रखा है। और अगर सिग्मा 1 ज़्यादा है तो E1 भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर सिग्मा 1 ज़्यादा है तो E1 भी तो ज़्यादा होगा, ये वाली बात है। तो जब हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं कन्फ्यूजन होगा फिर कि E2 में से E1 घटाएं कि E1 में से E2 घटाएं। तो हमें पता है सिग्मा हमने ये लेके चले तो E1 बड़ा है तो उसके लिए E1 में से E2 घटा देंगे। अच्छा, अब E1 की वैल्यू वही सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा। कौन से पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। अब देखो सी पॉइंट पर सेम ए पे ही होगा, तो इसलिए मैं यहीं लिख देता हूँ कि ए और सी पर दोनों पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा, क्योंकि देखो उसमें भी यही होगा, एक डायरेक्शन में है। तो E1 प्लस E2, E1 की वैल्यू कितनी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू कितनी, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर यही आएगा। तो इसलिए ए और सी आउटसाइड द प्लेट तो कितना होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और बिटवीन प्लेट्स कितना होगा, सिग्मा ये होगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये बात समझ आ गई होगी। अगर सेम नेचर की प्लेट्स हैं, अच्छा एक केस ये भी हो सकता है इसी के अंदर कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों समान हो जाए, तो क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह सिग्मा रख देना है और फिर वैल्यू बता देनी है। चलो वो केस भी हम देख लेते हैं।
केस नंबर 1 के अंदर हमने देखा कि ए और सी पर तो इतना होगा, बी पर इतना होगा, लेकिन इसी के अंदर हमसे पूछा गया है कि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सिग्मा के बराबर हो जाए तो बताओ ए और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और बी पर कितना होगा। तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा रख देना है बस। तो बताओ कितना आएगा, तो ई नेट बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह भी सिग्मा, सिग्मा 1 की जगह भी सिग्मा, और सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा प्लस सिग्मा की जगह कितना लिख दो, सीधा लिख देता हूँ 2 सिग्मा, और 2 से 2 कटा तो आउटसाइड कितना आ गया इस केस में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर पूछे बिटवीन प्लेट का केस बताओ इस केस में कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसी में सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह सिग्मा पुट कर देंगे। तो ई नेट बराबर कितना आ जाएगा, देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, और सिग्मा में से सिग्मा क्या है 0, 0 को किसी से भी गुणा करो कितना आएगा 0। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा ये वाला जो केस है ना, ये जैसे इसमें ये वाला प्लस है और ये वाला भी प्लस है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेटों के बीच वो 0 होगा, बट आउटसाइड चाहे ए हो चाहे सी हो उसमें होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। हमने ये बात प्रूव कर दिया है। ये बात समझ आ गई होगी अच्छे से कि दो चार्ज प्लेट है जिन पर सिग्मा, देखो हमने पहले तो जनरल केस की बात की कि इसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 माना, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आ चुका है। लेकिन अगर हम इसमें भी केस लगा दें कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है, तो बिटवीन प्लेट्स कितना होगा 0 और आउटसाइड कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने देखा कि इस पे दोनों, अभी इस वाले केस में इस पे भी प्लस था इस पे भी प्लस था, अगर हम ऐसा कर ले कि इस पे प्लस और इस पे माइनस ले ले तो क्या होगा, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं केस नंबर 2 लिखेंगे। अब देखो, अब हमने देखा था इससे पहले वाला जो केस था उसमें प्लस प्लस था, इस बार हम क्या कर रहे हैं कि एक जो प्लेन सीट है उस पे तो प्लस की है और दूसरे वाले पर माइनस, अपोजिट नेचर का मतलब यही है, एक पे प्लस और दूसरे पर माइनस 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 माइनस। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, पहले केस जनरल केस की बात कर लेते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2, बाद में इसको सिग्मा सिग्मा 2 को बराबर कर देंगे नोट डाल के। तो वही सेम ए पॉइंट पे बताना है, बी पॉइंट पे बताना है और सी पॉइंट पे बताना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे फ्रॉम सीट नंबर 1 के कारण सीट नंबर 2 के कारण। तो ये प्लस तो इसको इधर धक्का देगा तो ये लो E1। अच्छा, हम वही केस मान लेते हैं कि सिग्मा 1 ही सिग्मा 2 से ज़्यादा है ताकि घटाने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये माइनस क्या करेगा बताओ, प्लस से हमेशा आउटवर्ड होता है, इस माइनस के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसकी खुद की तरफ होगा, क्योंकि हमें पता है जो प्लस है उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होता है, लेकिन जो माइनस है उसकी खुद की तरफ होता है। तो ये क्या करेगा, इसने तो इसको धक्का दे दिया, लेकिन ये जो सीट है ये इसको अपनी तरफ खींच लेगी, ये लो, और ये हो गया E2। अच्छा, बी पॉइंट पे ये प्लस इसको इधर धक्का देगा तो जिसको मैंने बोल दिया E1, और ये जो है ये माइनस भी अपनी तरफ खींच लेगा तो इसको E2 बोल दिया। सी पॉइंट पे ये प्लस किधर धक्का देगा, इधर, माइनस क्या करेगा, इसको इधर अपनी तरफ खींचेगा E2, और ये हो गया E1। तो सबसे पहला काम हमने डायरेक्शन बता दी सारी। दोबारा देखेंगे एक बार, इस सीट नंबर 1 ने इस ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया, आउटवर्ड बाहर की तरफ, ये लो, माइनस ने क्या किया अपनी तरफ खींचा इनवर्ड। ऐसे सेम देखो बी पॉइंट पे इस प्लेट ने, इस सीट ने इसको आउटवर्ड धक्का दिया, माइनस ने फिर से अपनी तरफ खींच लिया, प्लस अब तो धक्का देता है, माइनस अपनी तरफ खींचता है, ऐसे देख लेते हैं। सी पॉइंट पे इसके कारण बाहर की तरफ, इसने फिर अपनी तरफ खींचा, तो ये देख लिया हमने। तो अब हम ए पर निकाल लेते हैं पहले। तो ए पॉइंट पे देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वही E1 माइनस E2, क्योंकि हमने सिग्मा 1 को बड़ा माना है तो इसलिए E1 भी बड़ा होगा, और इसका फॉर्मूला वही सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ए पॉइंट पर। अच्छा, सेम जो होगा वही सी पर होगा, क्योंकि हम सी पर भी देखो E1 माइनस E2 करेंगे और सेम टू सेम होगा, तो इसलिए ए पॉइंट और सी पॉइंट पे दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अब बी पॉइंट पे निकालते हैं हम। बी पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में है, तो हम इस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा हमारा कितना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 प्लस E2, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन कॉमन लेंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो आउटसाइड तो दोनों तरफ कितना आया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और अगर बिटवीन प्लेट्स पूछा जाए, बिटवीन एक प्लस है और एक माइनस है, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कैपेसिटर में।
तो उस केस में जो ई नेट होगा वो होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब अगर हमसे कोई बोल दे कि इस बार सिग्मा 1 सिग्मा 2 मत मानो, इसको सिग्मा और इसको भी सिग्मा मान लो, मतलब केस हमने वही पहले की तरह बना लिया है कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर अगर सिग्मा हो तो बताओ ए पर, बी पर, सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो आया है ए सी उसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह सिग्मा बस पुट कर देना है। चलो हम भी पुट करते हैं पहले की तरह। जैसे इसमें इस वाले में पुट करते हैं, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा अगर हम रख दें तो हमारे पास जो ई नेट आएगा वो कितना आएगा, देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह सिग्मा, इस माइनस सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कटा 0 आया। तो इस केस में जो आउटसाइड होगा वो तो 0 आ जाएगा। अच्छा इस केस में देख लेते हैं जो इसमें आया है, ये जनरल केस है और ये हमने इसके अंदर भी केस लगा दिया कि दोनों बराबर हो तो क्या होगा। तो हम इसके लिए निकाल लेते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह भी सिग्मा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ई नेट जो है वो कितना आ जाएगा बिटवीन प्लेट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमने, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम कैपेसिटर में, लेकिन क्योंकि ये प्लेन सीट का था अभी डेरिवेशन हुआ है तो हमने साथ साथ ये केस पढ़ लिया है ताकि हमारे पास क्लियर रहे सारी चीज़ें। तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। ये कौन सा केस है, ये वो वाला केस है कि एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा प्लस सिग्मा, और एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, तो बिटवीन कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और बाहर कितना होगा 0, यहाँ भी कितना होगा 0। यही बात को हमने इसमें प्रूव किया है इस वाले केस में। तो इस तरह से ये यूनिट जो है आज हमारी पूरी ख़त्म हो जाती है। एनसीईआरटी के बेसिस पे हमने पूरे यूनिट में जितने भी कॉन्सेप्ट है सारा अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब हम यूनिट नंबर 2 लाएंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्वेश्चंस हम लास्ट में करेंगे, पहले हम सारी थ्योरी कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी आते रहे। थैंक यू।